हाय गाइज, माय नेम इज सौरव क्षीरसागर फ्रॉम एसएसपी मेडिकल कॉलेज। तो अब हम शोल्डर जॉइंट देख रहे थे। शोल्डर जॉइंट के ऊपर हमारे 2 वीडियो हो चुके हैं। उसमें हमने सारी बातें पढ़ाई है और अब हम क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे। ये शोल्डर जॉइंट का लास्ट वीडियो होगा। और क्लिनिकल एनाटॉमी में हम क्या क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले ऑप्टिमम एटीट्यूड देखेंगे, फिर देखेंगे फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, फिर उसके बाद शोल्डर टिप पेन, और उसके बाद शोल्डर जॉइंट का एस्पिरेशन देखेंगे। तो सबसे पहले ऑप्टिमम एटीट्यूड क्या होता है। जब कोई शोल्डर जॉइंट का डिसीज होता है, उस डिसीज के दौरान जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो शोल्डर जॉइंट की इमोबिलिटी, उसका मतलब शोल्डर जॉइंट मूव नहीं हो सकता। इमोबिलिटी अवॉइड करने के लिए शोल्डर जॉइंट की क्या करते हैं, आर्म को अबडक्ट करते हैं 45 टू 90 डिग्री के बीच में, और 45 टू 90 डिग्री के बीच में अपडेट करके हम ट्रीटमेंट करते हैं। फिर ये हो गया ऑप्टिमम एटीट्यूड के बारे में, क्या क्या कि शोल्डर जॉइंट डिसीज के दौरान ट्रीटमेंट करते वक्त इमोबिलिटी अवॉइड करने के लिए आर्म अबडक्टेड पोजीशन में होता है, और कितने 45 टू 90 डिग्री के बीच में। फिर उसके बाद फ्रोजन शोल्डर, इस पे आपको कभी कभी केस स्टडी भी मिलेगी, या आपको क्लिनिकल लिखना पड़ेगा शोल्डर जॉइंट में। इसमें क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल इस केस के होते हैं, वो उनका एज लगभग 40 या 60 के बीच में होता है। फिर वो कंप्लेन क्या क्या करते हैं आपके पास कि प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग पेन इन द शोल्डर जॉइंट में पेन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और क्या होता है, शोल्डर जॉइंट में टिफनेस होने लगता है। इसका मतलब शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी कम हो जाती है, स्टिफ हो जाता है, और ऑलमोस्ट ऑल टाइप के मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है। और इस फ्रोजन शोल्डर में चेंजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो 2 साइनोवियल मेम्ब्रेन के 2 जो लेयर होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन के 2 लेयर एक दूसरे पे फ्यूज हो जाते हैं। और क्या होता है, जो ग्लिनोह्यूमरल जो हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लिनॉइड कैविटी का जो कंट्रीब्यूशन होता है मूवमेंट के लिए, वो इस डिसीज में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे लिखा है कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। और उसके बदले में क्या होगा, मूवमेंट करने के लिए स्कैपुला और ह्यूमरस की मूवमेंट बढ़ जाती है। इसलिए क्या बोलते हैं, स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम इंक्रीज हो जाता है। स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम अल्टर हो जाता है, और स्कैपुला की मोशन ज़्यादा होने लगती है इस डिसीज में। फिर क्या होता है, इस डिसीज में ये सेल्फ लिमिटिंग, इसका मतलब इस डिसीज का दूसरे पार्ट पे अफेक्ट नहीं होता, लिमिट में रहता है। फिर उसके ट्रीटमेंट क्या है, आपने जो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ली तो 2 ईयर के अंदर वो स्पॉन्टेनियसली खत्म हो जाएगा। इसका मतलब 2 ईयर के अंदर आप ठीक हो जाएंगे। और आपने फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट लेनी स्टार्ट की तो वो फ्रोजन शोल्डर की केस जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं। फिर तीसरी क्लिनिकल है इसका शोल्डर टिप पेन। इसमें क्या होता है, आपका जो पेरिटोनियम है, वो पेरिटोनियम को फ्रेनिक नर्व का सप्लाई होता है, और फ्रेनिक नर्व का रूट वैल्यू क्या है, C3, C4 और C5। और जो शोल्डर जॉइंट के ऊपर की जो स्किन है, उसको सप्लाई करती है सुप्राक्लेविकुलर नर्व। अब इसकी रूट वैल्यू क्या है, C3, C4। अब आप यहाँ पे रूट सेम देख रहे हैं, इसका मतलब जब सेम नर्व इन्वॉल्व हो जाएगी तब रेफर्ड पेन हो जाएगा। क्या इसका मतलब, पेरिटोनियम का इरिटेशन होगा या सुप्राक्लेविकुलर नर्व से सिग्नल आएंगे, ये पता नहीं चलेगा। इसलिए सेम रूट वैल्यू होने की वजह से रेफर्ड पेन कॉज होता है, क्योंकि पेरिटोनियम को फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है, और जो शोल्डर जॉइंट के ऊपर की जो स्किन है उसको
सुप्रास्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है और सुप्रास्कैपुलर नर्व की रूट वैल्यू है C3 और C4 और फ्रेनिक के C3, C4 और C5। इस वजह से जब कभी पेरिटोनियम में इरिटेशन होगा तो शोल्डर के टिप पे भी पेन होगा, तो आपको पहचानना आना चाहिए। फिर उसके बाद शोल्डर जॉइंट को जब हम सर्जिकली कोई ट्रीटमेंट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम शोल्डर जॉइंट को एंटेरियर साइड से अप्रोच करेंगे। इसका मतलब जब कब हम उस सर्जरी के दौरान हम शोल्डर जॉइंट को आगे से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद शोल्डर जॉइंट में एस्पिरेशन करना होगा। इसका मतलब जब आपको शोल्डर जॉइंट का कोई सैंपल, उसके साइनोवियल फ्लूइड का सैंपल चाहिए या उसमें कोई इंजेक्शन देना है तो हम शोल्डर जॉइंट, यहाँ पे ये इमेज है एस्पिरेशन की, ये हम शोल्डर जॉइंट को नीडल शोल्डर जॉइंट में जब हम नीडल इंट्रोड्यूस करते हैं तो डेल्टोपेक्टोरल ट्रायंगल में से इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर एक्रोमियन प्रोसेस के लैटरली और जस्ट बिलो से नीडल को इंसर्ट करेंगे। तो हमने क्या क्या और एक क्लिनिकल मैंने पढ़ाते वक्त बताया था कि डिसलोकेशन, इन्फीरियरली डिसलोकेशन कॉमन होता है और जब कभी एंटेरियर डिसलोकेशन होगा तो वो फोरामेन ऑफ विडबर्च में हो जाएगा। ये भी पांचवा आप ऐड कर लीजिए। फिर एक बार हम चारों क्लिनिकल को एक बार देखेंगे। ऑप्टिमम एटीट्यूड में क्या करेंगे, शोल्डर जॉइंट के डिसीज के ट्रीटमेंट में इमोबिलिटी अवॉइड करने के लिए आर्म को हम क्या करेंगे, अबडक्ट करेंगे 40 to 90 डिग्री के बीच में। और फ्रोजन शोल्डर में क्या क्या एक सिनारो दिया जाएगा। एक पेशेंट है, उसकी एज 40 to 60 ईयर्स है, वो कंप्लेन करेगा प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग पेन इन द शोल्डर जॉइंट और स्टिफनेस इन द जॉइंट और ऑलमोस्ट ऑल टाइप के मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। और चेंजेस क्या क्या, दो साइनोवियल मेम्ब्रेन के लेयर फ्यूज हो जाएंगे और ग्लिनोह्यूमरल कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा और अल्टर्ड स्कैपुलोह्यूमरल रिदम अल्टर्ड हो जाएगा और स्कैपुला का एक्सेसिव यूज होने लगेगा मोशन के लिए। फिर क्या बताया, डिसीज जो डिसीज होता है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है और इसके ट्रीटमेंट में क्या, अब अगर आपने कुछ नहीं किया तो स्पॉन्टेनियसली 2 ईयर्स में ये ठीक हो जाएगा। अगर आपने फिजियोथेरेपी ली तो 2 ईयर के अंदर जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। फिर क्या बताया, शोल्डर टिप पेन, इसमें क्या बताया, जो पेरिटोनियम को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, फ्रेनिक, और शोल्डर जॉइंट के स्किन के ऊपर कौन सी नर्व सप्लाई करती है, सुप्राक्लाविकुलर, और इनके जो रूट वैल्यू है ये रूट वैल्यू और ये C3 और C4 रूट कॉमन होती है, इसलिए रेफर्ड पेन ऑकर होता है। जब कभी इरिटेशन इन पेरिटोनियम हो जाता है तो शोल्डर टिप पेन हो जाएगा। फिर क्या, शोल्डर जॉइंट को जब आप सर्जिकली अप्रोच करोगे तो आप फ्रंट से अप्रोच करेंगे। और लास्ट क्या, एस्पिरेशन के वक्त जो नीडल होती है वो डेल्टोपेक्टोरल ट्रायंगल से इंसर्ट करेंगे और क्या, लैटरली और जस्ट बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस से ही करेंगे। तो गाइज थैंक यू। आपको शोल्डर जॉइंट की सीरीज कैसी लगी तो आप कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और थैंक्स अ लॉट।